लोग कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के सामने नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ, वो है नागरिकता। जो अभी 2019 में बहुत ये मुद्दा उठा था, सीए, एनआरसी और एनपीआर शुरू होने वाला था, तो इसमें बहुत ज़्यादा ये मुद्दा खड़ा किया गया। नागरिकता के संबंध में लोगों में बड़ी बड़ी भ्रांतियाँ थीं और काफ़ी लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम थीं। तो ये जो अनुच्छेद यानी ये भाग दो, पहला भाग मैंने बात किया जो संविधान का जो है संघ था, संघ के बारे में पूरी जानकारी यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया। अब हम जो बात करेंगे नागरिकता के बारे में बात करेंगे। नागरिकता क्या है? तो ये भाग दो है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। इसमें नागरिकता केवल लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के मूल अपरिहार्य सिद्धांत को कानूनी रूप प्रदान करती है। वह इसका प्रतीक है कि व्यक्ति को राज्य की पूर्ण राजनीतिक सदस्यता प्राप्त है, राज्य के प्रति उनकी स्थायी निष्ठा है और वह राज्य द्वारा इस बात की अधिकाधिक स्वीकृति है कि उसे राजनीतिक प्रणाली में शामिल किया गया हो। नागरिकता कतिपय दायित्व, अधिकार, कर्तव्य और विशेष अधिकार प्रदान करती है। वे विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं, यानी जो विदेशी होते हैं उनको नागरिकता यानी नहीं दी जा सकती है। सभी लोक पदों के द्वारा नागरिकों के लिए खुले होते हैं, तथा सभी लोग सेवाओं में भर्ती का एक पात्र होता है। मतदान करने का अधिकार तथा कतिपय मूल अधिकार केवल नागरिकों को ही सुलभ होते हैं और कर अदा करने की, राष्ट्र की रक्षा का जैसे दायित्व नागरिकों के ही होते हैं। नागरिकता को व्यक्ति तथा राज्य के बीच कानूनी संबंध के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी निष्ठा राज्य के प्रति व्यक्त करता है और राज्य व्यक्ति को अपना संरक्षण प्रदान करता है। इस संबंध का विनिमय राष्ट्रीय विधि व्यक्त करती है तथा उसे मान्यता अंतर्राष्ट्रीय विधि प्रदान करती है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से लेकर 9 को तुरंत लागू कर दिया। इससे पहले भारतीय नागरिकता कोई संकल्पना विद्यमान नहीं थी, यानी इससे पहले कोई भारतीय नागरिक को कोई किसी तरह कोई बात नहीं होती थी। उस समय तक हम में से जो लोग ब्रिटिश भारत में रहते थे क्राउन के अधीन थे और इस प्रकार ब्रिटिश प्रजा थे, उन पर ब्रिटिश राष्ट्रीयता कानून लागू होते थे और जो देसी रियासतों के रहने वाले थे उन्हें ब्रिटिश संरक्षण द्वारा व्यक्तियों का दर्जा प्राप्त था। यानी 1949 जो 26 नवंबर 1949 में को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया, यानी संविधान को ले लिया तथा नागरिकता से अनुच्छेद 5 से को तुरंत लागू कर दिया। इससे पहले भारतीय नागरिकता कोई संकल्पना ही नहीं थी, मतलब किसी तरह कोई बातचीत ही नहीं होती थी। इस समय तक हम में से जो लोग ब्रिटिश भारत में रहते थे, यानी जो ब्रिटिश भारत में रहते थे वो क्राउन के अधीन होते थे, यानी जो क्राउन था यानी जो बादशाह होता था उसके अधीन होते थे। इस प्रकार ब्रिटिश प्रजा थे और उन पर ब्रिटिश राष्ट्रीय कानून लागू होते, यानी जो ब्रिटिश कानून जो बना रखे थे वो उन पर लागू होते थे और जो देसी रियासतों के रहने वाले थे उन्हें ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त व्यक्तियों का दर्जा दिया जाता था। भारत के बंटवारे और बड़ी संख्या में लोगों के प्रवास ने नागरिकता के निर्धारण के लिए बहुत सारी समस्याएं पैदा कर दी। संविधान में नागरिकता के संबंधित उपबंधों अर्थात अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक से संविधान प्रारूप समिति को अपने अधिकार परेशान किया और अनेक प्रारूप तैयार करने तथा अंतिम रूप देने में 2 वर्ष से अधिक लग गया। फिर भी संविधान में केवल इस संबंध में विधि निर्धारित की गई कि संविधान के प्रारंभ में समय कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा और इसमें नागरिकता के अर्जन तथा निरसन के तरीके के बारे में कोई उपबंध नहीं था। अनुच्छेद 11 में कहा गया कि संसद नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमित कर सकती है। 1955 में पारित किया गया भारतीय नागरिकता अधिनियम में नागरिकता के अर्जन तथा निरसन के बारे में विधि बनाई गई। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक। 5 से लेकर 8 तक के अंतर्गत प्रत्येक उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की गई जो संविधान के प्रारंभ में निम्नलिखित में से एक श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो इस जो ये पॉइंट्स मैं बताऊंगा 6 पॉइंट में, बड़ा गौर से सुनिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि संविधान के बारे में क्या बात की गई है, यानी जो नागरिकता के बारे में है वो क्या बात हुई है। भारत का आदिवासी था, भारत में जन्मा, भारत संघ की अधिकांश जनसंख्या ऐसे व्यक्तियों की थी। आदिवासी जो भारत में नहीं जन्मा किंतु उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा था। आदिवासी जो भारत में नहीं जन्मा किंतु जो 5 वर्ष से अधिक समय तक भारत का सामान्यतः निवासी रहा था।
भारत का निवासी किंतु जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया और बाद में पुनर्वास अनुज्ञा लेकर भारत लौट आया। पाकिस्तान का निवासी किंतु जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में प्रवास कर गया था अथवा जो उस तारीख के बाद आया किंतु 6 महीने से अधिक समय भारत निवास कर रहा था, उसे उस जिसने विहित ढंग से पंजीकरण करा लिया था। भारत के बाहर रहने वाला किंतु उनके माता पिता में कोई या पितामह या पितामही या मातामही या मातामही में कोई जन्म भारत में जन्मा था। इस प्रकार संविधान के प्रारंभ में समय नागरिकता के लिए अधिवास के आधार पर पाकिस्तान से आए हुए वहाँ व्यक्तियों के लिए और विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए नागरिकता के बंध में समाविष्ट किए गए। अधिवास किसी देश की नागरिकता के लिए महत्वपूर्ण मानदंड होता है, यानी जो मानदंड रखा जाता है कि इस आधार पर इनको नागरिकता हम देंगे। हालांकि भारत के संविधान में इस शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है, फिर भी अधिवास का अर्थ है सामान्य व्यक्ति के उस आवास से होता है जो वह स्थायी आधार पर रहने का इरादा करता है, यानी अधिवास जो होता है जहाँ पे वो स्थायी तौर पर रहता है। इस प्रकार स्थायी आवास अनिश्चित काल में रहने का इरादा अधिवास के 2 प्रमुख तत्व हैं। मोहम्मद रजा बनाम बम्बई राज्य AIR 1966 सुप्रीम कोर्ट के मामला 1436 में अनुच्छेद 5 में प्रावधान किया गया, यदि कोई व्यक्ति संविधान के प्रारंभ पर भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास करता है, उसका या उसके माता पिता में से किसी एक का भारत में जन्म हुआ होगा, वह संविधान के प्रारंभ में ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में सामान्यतः निवासी रहा है, तो वह भारत की नागरिकता का अधिकारी बन जाता है। कोई व्यक्ति जन्म या आवास के आधार पर पूर्वोक्त अधिवास को बदल सकता है। इसके लिए वह अपनी इच्छा के अनुसार अपने इस इरादे की घोषणा कर सकता है। वह किसी अन्य देश में अनिश्चित काल तक रहना चाहता है। वास्तव में नागरिकता का पता अधिवास से चलता है, न कि अधिवास का नागरिकता से। अधिवास नागरिकता से भिन्न होता है क्योंकि उसका संबंध मुख्यतः राज्य क्षेत्र से होता है और न कि उस समुदाय के सदस्य से जो नागरिकता के सिद्धांत के मूल में होती है। अब्दुल रहमान बनाम बम्बई राज्य AIR 1964 पेटेंट 384 संविधान पूरे देश की इकहरी नागरिकता प्रदान करता है। उसका संबंध समूचे भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास से है, न कि उसके किसी एक भाग में अधिवास से है। संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति भारत में राज्य की कोई पृथक नागरिकता नहीं है, इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि भारत का कोई नागरिक भारत संघ के किसी एक दूसरे राज्य का अधिवासी होगा। उसका अधिवास केवल इतना इकहरा अधिवास होता है, अर्थात भारत के राज्य क्षेत्र का अधिवास। प्रदीप जैन बनाम भारत संघ AIR 1984 सुप्रीम कोर्ट 1420 1984 SCC यानी 654। पाकिस्तान में से प्रवास करने वाले व्यक्ति अनुच्छेद 6 में संविधान के प्रारंभ से ही पहले पाकिस्तान में से प्रवास करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों का उपबंध किया गया। इस प्रकार के प्रवासियों में 2 प्रकार के भेद किए गए, अर्थात जो 19 जुलाई 1948 जब प्रवास के परमिट सिस्टम शुरू किया गया था तो उससे पहले भारत में प्रवास कर गए थे। वे जो उस तारीख के बाद आए, जो व्यक्ति जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान प्रवास करके भारत में आ गया था, उसे संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा, बशर्ते उसके लिए माता पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही या मातामही में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में जो यथा परिभाषित भारत में जन्मा था और जो अपने प्रवास की तारीख से आमतौर पर भारत में रह रहा था। 19 जुलाई 1948 के बाद प्रवास करने की वाले की स्थिति में शर्त यह थी कि उसे भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त अधिकारी द्वारा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर लिया गया हो। किंतु दूसरी स्थिति में किसी व्यक्ति को तब तक इस रूप में पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक वह अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 महीने में भारत में न रहा हो। पाकिस्तान में प्रवास करने वाले व्यक्ति अनुच्छेद 7 में उन व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान को प्रवास कर गए थे किंतु भारत में लौट आए थे। यहाँ यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान को प्रवास करने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, किंतु उन व्यक्तियों की दशा में अपवाद किया गया जो भारत में पुनर्वास के लिए परमिट के आधार पर भारत लौट आए। ऐसे व्यक्ति भारत के नागरिक होने के अधिकारी बन गए।
यदि वे पाकिस्तान में प्रवास करने वाले व्यक्तियों के लिए अनुच्छेद 6 के अधीन निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं तो ऐसे मामलों में यह भी आवश्यक था कि प्रवास करने वाले व्यक्तियों की यात्राएं थोड़े या सीमित समय के लिए या कारोबार के लिए अन्यथा अस्थायी स्वरूप न हो। राज्य बनाम अमर सिंह AIR 1955 एस सुप्रीम कोर्ट 282। अताउर रहमान बनाम मध्य प्रदेश राज्य AIR 1951 नाग 44। यह याद रखना जरूरी है कि अनुच्छेद में उल्लिखित प्रवास का अर्थ है संविधान के प्रारंभ से पूर्व प्रवास। उसके बाद की अवधि में से संबंधित मामलों में नागरिकता अधिनियम 1955 लागू होगा। इसके अलावा प्रवासित की परिभाषा का अर्थ में की गई है कि स्वेच्छा से स्थायी तो अस्थायी रूप से भारत में पाकिस्तान चला गया हो। कुल ताहिल बनाम केरल राज्य AIR 1966 सुप्रीम कोर्ट 1974। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति भारतीय मूल के अनेक व्यक्ति रोजगार के प्रयोजन से अन्यथा विदेशों में रह रहे हैं। वह वहाँ प्रयास कर रहे हैं कि संविधान निर्माताओं ने भारत के ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों की रक्षा के लिए दूरदर्शिता से काम लिया है और संविधान में उपबंध किए हैं। अनुच्छेद 8 में प्रावधान किया गया कोई व्यक्ति जो या उसके माता पिता में कोई अथवा पितामह या पितामही या मातामही में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में यथा परिभाषित भारत में जन्मा था और जो भारत के बाहर किसी देश में सामान्यतः निवास कर रहा है उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा बशर्ते उसके नागरिकता की प्राप्ति के लिए विहित प्रारूप में इस देश में भारत के राजनीतिक या कौंसली प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ में से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनीतिक या काउंसिली या प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक पंजीकृत कर लिया गया हो। इस प्रकार विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों की नागरिकता संबंधी भावी ज़रूरतों का ख्याल रखा गया है। किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करना। अनुच्छेद 9 में उपबंध किया गया यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो भारत की नागरिकता का उसका अधिकार खत्म हो जाएगा। यह उपबंध संविधान के प्रारंभ से पूर्व उत्पन्न होने वाले मामलों में लागू किया गया किंतु संविधान के प्रारंभ के पश्चात होने वाले मामलों में नागरिकता अधिनियम 1955 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि निर्धारित करना भारत सरकार का काम है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित करने पर भारत की नागरिकता से वंचित हो गया है या नहीं। उसके बाद कोई राज्य सरकार उसके साथ विदेशी के रूप में व्यवहार कर सकती है। केवल यह तथ्य कि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य देश से पासपोर्ट प्राप्त कर लिया है तो उसे देश में निष्कासित करने या उसे अभियोग चलाने का पर्याप्त आधार नहीं है। जैसे कुलाथी मम्मू बनाम केरल राज्य AIR 1966 सुप्रीम कोर्ट 1614, 1617। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रहमतुल्लाह 1971 2 SC सुप्रीम कोर्ट मामला यानी कि 113, 118A AIR यानी 1971 सुप्रीम कोर्ट का मामला 1382। आंध्र प्रदेश सरकार बनाम सैयद मोहम्मद AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट मामला 1778। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रोशन 1969 2 और SCWR 232। गुजरात राज्य बनाम इब्राहिम AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट मामला 645। अयूब खां बनाम पुलिस आयुक्त 1965 2 SCR 884। मोइनुद्दीन बनाम भारत संघ 1967 2 SCR 401। अकबर बनाम भारत संघ AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट मामला 70। मध्य प्रदेश राज्य बनाम पीर मोहम्मद AIR 1963 SC 645। इजहार अहमद बनाम भारत संघ AIR 1962 S सुप्रीम कोर्ट मामला 1052। अनवर बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य 1971 3 SCC 104। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 10 में उपबंध किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अनुच्छेद 5 से लेकर 10 में किए गए उपबंधों में किसी के अधीन भारत का नागरिक समझा जाएगा। ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह है कि किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य रीति से छीना नहीं जाएगा। इब्राहिम वजीर बनाम बम्बई राज्य AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट मामला 229। अनुच्छेद 5 तथा 10 में प्रयुक्त पद प्रत्येक व्यक्ति का निर्वचन इस प्रकार किया गया है कि उसके अंतर्गत वे सभी व्यक्ति आ जाते हैं जो मुकदमे के दौरान जेल में हों या कारावास की सजा भुगत रहे हों।
महाराष्ट्र बनाम प्रभाकर AIR 1966, सुप्रीम कोर्ट मामला 429। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन AIR 1978, सुप्रीम कोर्ट मामला 1675। अनुच्छेद 33 के अधीन रहते हुए सशस्त्र बलों के सदस्य भी इसमें शामिल हैं। पृथ्वी बनाम भारत संघ AIR 1982, सुप्रीम कोर्ट मामला 1413। उस समय तक इस विषय में काफ़ी मतभेद रहे कि क्या निगम भी कानूनी व्यक्तियों के बारे में दायरे में आते हैं, किंतु नागरिकता अधिनियम ने स्पष्ट कर दिया कि निगम नागरिक नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने भी कहा कि निगम अनुच्छेद 19 के अधिकारों का दावा नहीं कर सकते हैं, वे तो केवल नागरिकों के लिए हैं। भारतीय व्यापार निगम बनाम वाणिज्यकर अधिकारी 1964, 4 SCR 9, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार 1964, 6 SCR यानी सुप्रीम कोर्ट मामला 885। नागरिकता के अधिकार को विधि तथा नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा विनियमित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 11 को संसद को भारत की नागरिकता के अर्जन करने तथा निरसन के संबंध में उससे संबंधित सभी विषयों के संबंध में विधान अनियमित करने की निर्बाध शक्तियां प्रदान करता है। तदनुसार संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया, जिसमें नागरिकता के अर्जन तथा निरसन की व्यवस्था की गई। इस प्रकार संविधान के प्रारंभ के बाद नागरिकता के अधिकारों से संबंधित सभी मामलों का निपटारा इसके उपबंधों के अनुसार किया गया है। बांग्लादेश, श्रीलंका और कुछ अफ्रीकी देशों से बड़ी संख्या में लोगों के गैर कानूनी तरीकों से भारत में आ जाने के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए 1986 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया। इस संशोधन के परिणाम स्वरूप भारतीय नागरिकता का अर्जन और कठिन हो गया। मोटे तौर पर मूल अधिनियम की संशोधित धारा 3 में उपबंध किया गया कि जन्म के आधार पर नागरिकता केवल वही व्यक्ति अर्जित कर सकता है जिसके माता पिता में से कोई जन्म के समय भारत का नागरिक था। इसके अलावा इस अधिनियम में जन्म, उद्भव, पंजीकरण, देशीकरण, राज्य के समावेश तथा भारतीय नागरिक के अर्जन के लिए उपबंध किए गए हैं। इसी तरह इनमें नागरिकता का स्वयं त्याग कर देने, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित कर लेने या भारत सरकार द्वारा कतिपय आधार पर नागरिकता से वंचित किए जाने के कारण नागरिकता को समाप्त कर देने पर का उपबंध भी किया गया है। इस अधिनियम में राष्ट्रमंडल की नागरिकता के संबंध में विशिष्ट उपबंध किए गए हैं। संक्षेप में नागरिकता अधिनियम 1955 में उपबंध किया गया। पहला का 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति कुछ अपवादों और कुछ राजनीतिक और शत्रु विदेशियों के बच्चे के अधीन रहते हुए जन्म से भारत का नागरिक होगा। खास नंबर 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति कतिपय अपेक्षा के अधीन रहते हुए भारत का नागरिक हो यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता भारत का नागरिक था। गा नंबर कतिपय दशाओं में कुछ श्रेणियों के व्यक्ति विहित रीति में पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता अर्जित कर सकते हैं। नंबर घा विदेशी व्यक्ति कतिपय शर्तों पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन देकर भारतीय नागरिकता अर्जित कर सकते हैं। नंबर अंगा यदि कोई राज्य क्षेत्र भारत का अंग बन जाता है तो भारत सरकार आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है कि उसके परिणाम स्वरूप कौन व्यक्ति भारत के नागरिक बन सकते हैं। नंबर 4 नागरिकता निरसन कतिपय आधारों पर स्वेच्छा से त्याग किए जाने पर या वंचित कर दिए जाने पर कारण समाप्त हो सकती है। नंबर 6 राष्ट्रमंडल देश के किसी नागरिक को भारत में राष्ट्रमंडल नागरिकों का दर्जा प्राप्त होता है। सरकार परस्परता के आधार पर उपयुक्त प्रावधान कर सकती है। 1955 के नागरिकता अधिनियम में समय समय पर संशोधन होते रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव 2003 और 2005 के संशोधन में से है। सभी भारतीय नागरिक में एक राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने का प्रावधान किया गया। विदेशों में बसे और वहां की नागरिकता प्राप्त किए भारतीय मूल के कुछ लोगों को भारत की नागरिकता की कुछ सुविधा देने की व्यवस्था की गई। भारत मूल के लोग कुछ शर्तों के अंदर अब भारत की समुद्र पार नागरिकता और ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के लिए पंजीकृत किए जा सकते हैं और वे भारत में संपत्ति खरीद सकते हैं, वीज़ा के लिए बिना भारत की यात्रा कर सकते हैं, व्यापार में निवेश कर सकते हैं आदि, किंतु वे निर्वाचन में मतदान करने तथा विभिन्न राजकीय पदों पर नियुक्ति पाने के अधिकारी नहीं होंगे। इस प्रकार की दोहरी नागरिकता की सुविधा भारत केवल उन देशों में भारतीय मूल के लोगों को देगा जो दोहरी नागरिकता की अनुमति देते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, आयरलैंड, इजराइल, इटली, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, साइप्रस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूके, यूएसए। देखिए इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विजन बुक न्यू दिल्ली 2009।
तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जो दोहरी नागरिकता जिन जिन देशों जिन जिन दोहरी नागरिकता जिनकी मूल के लोगों, यानी जो देशों में भारतीय मूल के लोगों को जो देगा, जो देश दोहरी नागरिकता की अनुमति देते हैं, जो भी देश दोहरी नागरिकता की अनुमति देते हैं उनमें है न्यूजीलैंड है, उनमें पुर्तगाल है, उनमें कनाडा है, उनमें फिनलैंड है, फ्रांस है, और ग्रीस है, सॉरी, आयरलैंड है, इजराइल है, इटली है, नीदरलैंड है, न्यूजीलैंड है, पुर्तगाल है, साइप्रस है, स्वीडन है, स्विट्ज़रलैंड है, यूके है, यूएसए है। तो ये इतने देशों के नाम हैं जिनमें दोहरी नागरिकता दी जाती है। तो उनमें जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको दोहरी नागरिकता दी जाएगी। ये जो संविधान का संशोधन सन 2003 और 2005 में हुआ। संविधान इस विधि में नागरिकता के संबंध में याद रखना महत्वपूर्ण है कि संविधान निर्माताओं ने एकीकृत भारतीय राष्ट्र संयुक्त बंधुता का निर्माण करने के लक्ष्य को सामने रखकर इकहरी भारतीय नागरिकता का प्रावधान करने का निर्णय किया। सभी नागरिकों के, चाहे वह जन्म से किसी भी राज्य में हुआ हो, बिना किसी भेदभाव के देश भर में एक से अधिक अधिकार तथा कर्तव्य हैं कि जम्मू तथा कश्मीर, जनजाति क्षेत्र आदि के मामलों में कुछ विशेष संरक्षण प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 16 के अधीन संसद को शक्ति दी गई है कि वह किसी राज्य अथवा संघ राज्य के क्षेत्र में अंदर निवास को उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के अधीन कतिपय श्रेणियों के रोजगारों के लिए आवश्यक विहित कर सकती है। तो ये जो नागरिकता का मैंने जो अभी बताया आर्टिकल 5 to 11, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी सुने और बहुत ध्यान से सुने, तभी सारी बात आपको अच्छे समझ में आएगी। और लोगों तक शेयर भी करें, जिससे लोगों को सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएं, किसी तरह का कोई डाउट ना रहे, किसी तरह का कोई जो है मन में उभम ना रहे, जिससे कि वो गलत फहमी में जिएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।